ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखे थे कि मोशन कैसे कैसे हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेरिएबल। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख लिए थे हम लोग। आज हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। ये सब भी देख लिए थे हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी देख लिए थे, ये सब तो देख लिए थे ना। वन डायमेंशनल मोशन के बारे में बता दिए थे। सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, ये भी हो गया था। पोजीशन एंड डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट भी बता दिए थे। पोजीशन वेक्टर भी पिछले क्लास में बता दिए थे, यहां तक हो गया था ना। पोजीशन वेक्टर को हम लोग जैसे ये वाला जो देखे थे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और कोई पॉइंट है हमारे पास पी यहां पर, तो ये हमारा ओपी वेक्टर हुआ। ओपी वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर कह सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं आर वेक्टर। इसका कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वही आपको आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा गया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक आज इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या है, सपोज दैट आपके पास एक वेक्टर पहले r1 है, आपके पास एक वेक्टर r1 है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। ये पॉइंट p1 है, इस पॉइंट का नाम p1 है और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है। ये r1 वेक्टर के नाम से इसको हम बोल रहे हैं, तो r1 वेक्टर कितना हो जाएगा, x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। मान लीजिए इस P1 पॉइंट को समहाउ हम खींच कर यहां ले आते हैं। अब ये P1 बन गया है P2, यानी कि इस पॉइंट को डिस्प्लेस कर दिया गया है P1 से P2। अब ये नया कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 एंड z2। ये हमारा एक नया पोजीशन वेक्टर तैयार हो रहा है, R2 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा यहां से लेकर ये वाला, ये कहलाएगा डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर का मतलब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा, डेल्टा आर वेक्टर होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये ट्रायंगल लॉ के नियम से हो रहा है। किस नियम से हो रहा है, ट्रायंगल लॉ के नियम से हो रहा है। हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला है, जहां से आप इसको डिस्प्लेस किए हैं वहां से जहां पर आप इस पॉइंट को ले आए वहां एरो आप दीजिएगा। अगर आप इसको यहां से यहां ले गए रहते तो आप कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाते, ऐसे। अगर आप P2 को P1 पर ले गए होते, P2 को खींचकर P1 के पास ले गए होते, तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे दिखाते। और अगर आप P1 को P2 के पास, P1 को खींचकर P2 यहां दिखा रहे हैं कि P1 पॉइंट अब P2 बन गया है। इसको कैसे समझना है फिजिक्स में, कि मान लीजिए कोई एक मास था 4 किलो का, इस 4 किलो को पहले P1 पर रखे थे, इस 4 किलो का लोकेशन अभी x1 y1 z1 था। अब ये 4 किलो को हम खींच कर ले आए P2 पोजीशन पर रखे, पोजीशन वेक्टर हो गया OP2 वेक्टर। OP2 वेक्टर को R2 वेक्टर कह रहे हैं। अब 4 किलो का नया लोकेशन हो गया x2 y2 z2। और मान लीजिए कि इसको खींचने में हमारा एक फोर्स लगा है, उस फोर्स का वैल्यू कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन। मान लीजिए इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में P1 से P2 इस 4 किलो को लाया गया है, तो आपसे बोल लेगा कि तब बताइए वर्क डन कितना हो।
इस फोर्स ने वर्क डन कितना किया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप लोग, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट हियर डेल्टा आर वेक्टर। यहां पर वेक्टर यूज होने लगा, डॉट प्रोडक्ट तुरंत यूज हो गया। वर्क डन बाय एनी काइंड ऑफ फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सॉल्व कर देंगे। अब डेल्टा आर आपको दिखाते हैं, डेल्टा आर इतना ही क्यों हुआ। डेल्टा आर ट्रायंगल लॉ के वेक्टर ऑफ एडिशन से जाइए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखिए, दिस ट्रायंगल दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, r1 प्लस डेल्टा आर। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से देखिए, r1 प्लस डेल्टा आर इक्वल टू r2 वेक्टर होगा। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। So I can write r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर। सो डेल्टा r वेक्टर क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब r2 वेक्टर कितना है थोड़ा देखिए, r1 वेक्टर कितना है बताइए, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। r2 वेक्टर कितना है बताइए, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। तो r2 माइनस r1 वेक्टर कितना होगा, x2 माइनस x1 i कैप। थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर कितना होगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप होगा ना। यानी कि हमारे पास ये आ गया x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे दर्शन, तो यही आपको यहां पर दिखाया गया है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को आप x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, डेल्टा y को आप क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1, और डेल्टा z को क्या लिख सकते हैं, z2 माइनस z1। अब यहां पर देखिए, यहां पर सीखना क्या है, अगर हमारा x2 x1 से बड़ा होगा तो ये डेल्टा x पॉजिटिव आएगा, और अगर x2 x1 से छोटा होगा तो डेल्टा x नेगेटिव आएगा। उसी तरह से y2 माइनस y1 और उसी तरह से z2 माइनस z1। ओके, इसको यहां पर देखिए, इफ x2 ग्रेटर देन x1 देन डेल्टा x इज पॉजिटिव, इफ x1 ग्रेटर देन x2 देन डेल्टा x इज नेगेटिव। एंड अगर x1 इक्वल टू x2 हो जाए, x1 इक्वल टू क्या हो जाए, x2 हो जाए, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, 0। अगर x1 और x2 बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, अगर x1 और x2 दोनों बराबर है यानी कि ये p1 और p2 एक ही जगह पर है। x1 इक्वल टू x2, y1 इक्वल टू y2, z1 इक्वल टू z2 अगर हो जाए तो p1 और p2 क्या हो जाएगा, एक ही जगह हो जाएगा। कब, जब x1 इक्वल टू x2, y1 इक्वल टू y2, z1 इक्वल टू z2 हो जाए। क्लियर क्या, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आया आप लोग को। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, r2 माइनस r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आइए। तो अब हम लोग को स्पीड देखना है। स्पीड, स्पीड क्या होता है, स्पीड सिंपल होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितना टाइम लिया उसका रेशियो। इसमें भी आपको एक हम क्वेश्चन पूछते हैं, इसका जवाब दीजिए। तो मान लीजिए कि ये एक कार है, ये यहां से यहां गया है और इसके बीच की दूरी 100 मीटर है, 200 मीटर है, लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी जो है ना थोड़ी देर के लिए रुकी है।
ये 200 मीटर गया है 100 सेकंड में, कितना सेकंड में गया है? लेकिन ये वाली जो दूरी है ना, इतना दूर, ये 40 मीटर है, कितना है? सॉरी, हम क्या बताना चाहते हैं, हम बताना ये चाहते हैं कि ये गाड़ी जो है इस जगह पर मान लीजिए कि 120 मीटर दूर जाके यहां पर रुक गया, स्टॉप हो गया, ठीक है? कितना देर के लिए? तो 20 सेकंड के लिए। कितना देर के लिए? 20 सेकंड के लिए रुका रहा, स्टॉप है। तो बताइए इसका स्पीड क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 200 मीटर, तो 200 तो लिख देंगे, और टोटल टाइम कितना लिया ट्रेवल करने में? यहीं पर गलती कर गए आप लोग, 100 सेकंड लिया है, 20 सेकंड तो ये रुका रह गया, तो ये चला कितना देर? तो यहां पर 80 सेकंड लिखिएगा। टोटल टाइम टेकन जो यहां पर होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? चलते समय तक का टाइम। ये तो यहां रुका रहा, 20 सेकंड इसने गाड़ी रोक के रखा हुआ है, तो आप स्पीड इसका क्या कहिएगा? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन यहां पर क्या होता है? जब गाड़ी हर वक्त क्या है? चल रही है। ये नहीं कि बीच में रुक गई 20 सेकंड के लिए, 20 सेकंड रुका है, 80 सेकंड चला है, तब 100 सेकंड हुआ। ये 100 सेकंड कैसे आया होगा? 80 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो 20 सेकंड तो गाड़ी चली ही नहीं। हम गाड़ी का स्पीड बता रहे हैं ना, एवरेज स्पीड ऑफ कार, एवरेज स्पीड ऑफ बस, सॉरी स्पीड ऑफ बस। तो स्पीड ऑफ बस क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन टू ट्रेवल। इसीलिए लिखा जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल। ट्रैवल करने में कितना टाइम लिया, तो ट्रैवलिंग का टाइम क्या है? 80 सेकंड। समझ में आया क्या? अगर एवरेज स्पीड भी बताना होगा तो यही करिएगा, एवरेज स्पीड भी करना होगा तो क्या करिएगा? यही, आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो ध्यान रखिएगा इसका, है ना? एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन, सेम कहानी, ठीक है? यहां पर लेकिन हम लोग जा सकते हैं थोड़ा सा हायर लेवल में, कि जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक डिस्टेंस डी है, ठीक है? ये कहेगा क्या कि d/2 डिस्टेंस को टाइम लेता है t1, टोटल टाइम t1 लेता है d/2 के लिए, और नेक्स्ट d/2 के लिए टाइम लेता है t2, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं देगा, बोल देगा कि यहां से यहां तक चला है ये v1 स्पीड से, और यहां से यहां तक चला है ये v2 स्पीड से। क्या क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस चला है ये v1 स्पीड से, सेकेंड हाफ चला है ये v2 स्पीड से, ठीक है? आपको बोल देगा कि एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। आपको यहां पर दिया क्या है? दिया है सिंपल इतना, ए कार मूव्स d distance with v1 speed for first half distance and with v2 speed for next half distance. फाइंड एवरेज स्पीड, यही क्वेश्चन आपको दिया है। यानी कि आपको केवल दिया है कि दोनों पोजीशन के बीच की दूरी कितनी है? d है, d/2 चला है v1 से, और अगला d/2 चला है v2 से, बस इतना ही दे देगा। और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन दे देगा v1 + v2/2, दूसरा दे देगा
V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तीसरा ऑप्शन दे देगा 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। डी दे देगा चौथा ऑप्शन V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा देखते हैं कि कहीं ना कहीं मिलते रहता है। कैसे बनाइएगा, आपको दिया है सिर्फ V1 डी बाई टू V2 डी बाई टू। आंसर आपका इसी रूप में किसी में आना है, V1 V2 में आना है आंसर। तो आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस d डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो मान लेते हैं कि पहला हाफ जो चला d बाई टू वो टाइम t1 से चला, तो t1 टाइम हो गया, और दूसरा हाफ जो चला है d बाई टू वो t2 टाइम में चला है। तो यही ना हो जाएगा d डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। अब ये t1 कैसे निकलेगा, ये जो फर्स्ट हाफ चला है वो v1 से चला है, तो v1 इंटू t1 इक्वल टू d बाई टू होगा कि नहीं। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो t1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए तो d डिवाइडेड बाई टू v1। उसी तरह से t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, v2 इंटू t2 इक्वल टू d बाई टू होगा कि नहीं होगा। t2 टाइम मान लीजिए हम लेते हैं कि अगला d बाई टू क्या है, तो v2 इंटू t2 इक्वल टू d बाई टू हो जाएगा। तो t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, d डिवाइडेड बाई टू v2। कोई दिक्कत क्या। अब एवरेज स्पीड इक्वल टू d डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, d है, और टोटल टाइम क्या हुआ t1 प्लस t2। तो कितना आंसर हो जाएगा, देखिए तो एवरेज स्पीड इक्वल टू d डिवाइडेड बाई t1 का वैल्यू हो गया d डिवाइडेड बाई टू v1, और यहां हो गया d डिवाइडेड बाई टू v2। अब क्या करना है, सॉल्व ही ना करना है, d बाई टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई, यही ना होगा। यहां से d बाई टू कॉमन ले ली, ये d से t गया, एलसीएम लिए तो 2 टाइम्स v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 आ गया। देखिए एलसीएम लेंगे v1 v2 का, तो v1 v2, तो यहां आएगा v2, यहां आएगा v1, और 2 v1 v2 पर चला जाएगा, यानी एवरेज स्पीड मेरा कितना आ जाएगा, 2 v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो कौन सा ऑप्शन सही होता हम लोग का, 4 ऑप्शन दिए थे आपको A B C D, तो C सही हो जाता। क्या समझ में आ रहा है बात, नहीं समझ में आ रहा है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस पर, कि मान लीजिए कि हमारा डिस्टेंस d है, d बाई थ्री डिस्टेंस v1 से गया, फिर d बाई थ्री डिस्टेंस v2 से गया, फिर d बाई थ्री डिस्टेंस v3 से गया। ये क्वेश्चन है, पहला d बाई थ्री डिस्टेंस v1 से गया, दूसरा d बाई थ्री v2 से गया, तीसरा d बाई थ्री v3 से गया। तो बताइए तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा बताइए। एवरेज स्पीड हो जाएगा d डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3, होगा कि नहीं होगा। t1 t2 t3 निकालेंगे तो t1 क्या आएगा बताइए, d बाई थ्री इक्वल टू v1 इंटू t1 होगा, तो d बाई थ्री v1 इक्वल टू t1 होगा। उसी तरह से d बाई थ्री v2 इक्वल टू t2 होगा, उसी तरह से d बाई थ्री v3 इक्वल टू t3 होगा। तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ने पर आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा, सॉल्व करिए तो फटाफट थोड़ा। एवरेज स्पीड इक्वल टू d डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 t2 t3 निकल गया है। देखिए निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड, एवरेज को ऐसे हम लोग दिखाते हैं, या फिर ऐसे भी लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिखते हैं, है ना। एवरेज को 3 तरीके से लिख सकते हैं, ये एंगल ब्रैकेट देके, या एवीजी लिख दीजिए, या ऊपर में बार दे दीजिए, ठीक है। और एवरेज को ही मीन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सब एक ही चीज है। इक्वल टू क्या हो गया, d डिवाइडेड बाई थ्री v1, d डिवाइडेड बाई थ्री v2,
डी डिवाइडेड बाई 3v3। तो हम क्या किए, डी डिवाइडेड बाई डी बाई 3 कॉमन ले लिए, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। डी से डी कट गया। अब यहाँ पर एलसीएम जो लीजिएगा वो v1 v2 v3 आएगा। हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, देखिए आप लोग 3v1 v2 v3, और अगर v1 v2 v3 का एलसीएम लिए होंगे तो v1 v2 v3 आया होगा। अब v1 से v1 कटा होगा तो v2 प्लस v3 बचा होगा, फिर v3 v1 बचा होगा, फिर v1 v2 बचा होगा। यही आंसर हो गया। क्या समझ में आया क्या? चलिए सारा नोट करिए जल्दी से। कहां से नोट करिएगा आप लोग? यहां से नोट करिएगा ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से नोट करिएगा। इसके भी पहले करें क्या? यहां से नोट करिए। चलिए नोट करिए जल्दी से। ठीक है, तो यहां तक आप देख लिए। अब एवरेज के बारे में थोड़ा भी और डिस्कस करना होगा। इंस्टैंटेनियस इसके बाद आता है, लेकिन एवरेज के बारे में थोड़ा और अभी और बात करेंगे, एवरेज स्पीड के बारे में। ये तो सीधा साधा क्वेश्चन आप देखें कि भाई एवरेज स्पीड क्या होता है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन एक ऐसा दे देगा कि कोई कार है, उस कार का वेलोसिटी टाइम के अनुसार डिपेंड कर रहा है, 3t-2 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है। वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, वेलोसिटी इज 3t-2। फाइंड आउट एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 3 सेकेंड। फर्स्ट यानी 0 से 3 सेकेंड में इसका एवरेज स्पीड क्या है। अब यहां पर कैसे बनाइएगा? तो जब याद रखिएगा, जब आपको स्पीड वेरिएबल मिल जाए, when speed is variable, depends on टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है, v dt डिवाइडेड बाई dt 0 to t 0 to t। जैसे यहां पर जो था वेलोसिटी कितना था बताइए तो थोड़ा, वेलोसिटी कितना था? वेलोसिटी था 3t-2, तो वेलोसिटी हो गया 3t-2। अब यही क्वालिटी क्वेश्चन आएगा नीट में अगर, और जो बना देगा उसका थोड़ा रैंक अच्छा आने लगेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक अच्छा क्वेश्चन में माना जाएगा इसको नीट के लिए कि भाई वेलोसिटी या स्पीड कह लीजिए डिपेंडिंग ऑन टाइम, देन व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड। तो अगर हमारा वेलोसिटी वेरिएबल है और वो भी डिपेंड कर रहा है टाइम पर, तो हम इस तरह से बनाएंगे, v dt 0 to t 0 to t dt। जितना टाइम तक ये चला वो देखेंगे वेलोसिटी को, और फिर उतना ही टाइम से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि वेरिएबल वेलोसिटी है तो इंटीग्रेट करना होगा, हर मोमेंट पर क्या वेलोसिटी बदल रहा है उसको जोड़ रहे हैं टाइम के साथ, ठीक है, क्लियर क्या? तो v dt 0 to t फिर डिवाइडेड बाई 0 to t, क्या हो रहा है यहां पर निकल रहा है कि टोटल वेलोसिटी हर वक्त क्या हुआ, और यहां पर टोटल टाइम से फिर डिवाइड कर दिया। यानी कि अगर इसके लिए अगर हम लिखें एक्सप्रेशन तो होगा 0 to 3 सेकेंड, v के बदले में लिखेंगे 3t-2 dt डिवाइडेड बाई dt 0 to 3। इसको सॉल्व करके जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए सॉल्व करने पर क्या आता है, 3t dt, तो 3t²/2 और 2 dt आ जाएगा। ये सॉल्व करने पर क्या आएगा देखिए, तो t और dt, तो 3t²/2 माइनस 2t आएगा। तो थोड़ा आराम से करते हैं इधर, है ना।
देखिए, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू आ गया 3t dt माइनस 2 dt डिवाइडेड बाई dt 0 से 3 तो ये आ गया आपका सॉल्व हो गया 3t² 2 0 से 3 माइनस 2dt 0 से 3 डिवाइडेड बाई टी का dt का इंटीग्रेशन वही ऐसे भी आप कर सकते थे, ऐसे भी किया जा सकता है ना। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 3² माइनस 0² माइनस 2 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 कितना आ गया देखिए तो 9 9 3 27 आ गया यहाँ, और ये 3 2 6 आ गया डिवाइडेड बाई 3 आ गया 6 दूना 12 12 27 में से 12 गया तो 15 15 इंटू 2 इंटू 3 3 5 जा 15 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्या एवरेज स्पीड आया 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो कार इस वेलोसिटी को फॉलो कर रही थी 3t-2 वाले फंडा को फॉलो करके चल रही थी, टाइम के साथ इसका स्पीड बदल रहा था, तो वो 3 सेकंड में इसका एवरेज स्पीड 2.5 मीटर पर सेकंड ही होगा। समझ आ रहा है? तो ये क्वालिटी क्वेश्चन हो गया नीट के लिए, आईआईटी के लिए एकदम मैंने क्या आसान क्वेश्चन में गिना जाएगा। बढ़े आगे, ठीक है। अगर हमारा एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड अगर टाइम पर डिपेंड कर रहा था तब तो हम आपको ये बताएं, अगर आपसे ये कहा जाए बी एवरेज इक्वल टू भी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी हो गया, भी फंक्शन ऑफ क्या है स्पीड इज फंक्शन ऑफ टाइम, भी डी एस बाई डी एस लिखिएगा, अगर भी क्या है फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, जैसे इसका एग्जांपल एक देखिए 3s माइनस 2 s क्या है डिस्टेंस, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बदल रहा है वेलोसिटी स्पीड बदल रहा है। यहां पर मान लीजिए कि 2t+7 है, यहां पर वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। सो जिस पर डिपेंड करेगा उसी से उसका एलिमेंट्री से गुना करके, डीएस को हम एलिमेंट्री डिस्टेंस कहेंगे, डीएस को क्या कहेंगे एलिमेंट्री डिस्टेंस, डीटी को क्या कहेंगे एलिमेंट्री टाइम इंटरवल। छोटा सा टाइम लेंगे और स्पीड से गुना करके इंटीग्रेट करेंगे और उतना ही टाइम से फिर डिवाइड कर देंगे, यहां पर उतना ही डिस्टेंस एलिमेंट्री डिस्टेंस को लेके इंटीग्रेट करेंगे। ये बोलेगा कि मान लीजिए कि 10 मीटर जब चला तो एवरेज स्पीड क्या हुआ, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो जाएगा 0 से 10। कोई दिक्कत क्या है? तो अगर आपको वेरिएबल स्पीड आ गया और वेरिएबल स्पीड डिपेंडिंग ऑन टाइम और डिस्टेंस व्हाटएवर, देन यू हैव टू फॉलो लाइक दिस। ठीक है, यानी कि अगर हम जनरल अगर करें तो जनरल फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला लिखना होगा तो ये लिखेंगे भी फंक्शन ऑफ एक्स dx डिवाइडेड बाई dx, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स इंटू dx डिवाइडेड बाई dx, x1 टू x2। अब x कहां से दौड़ रहा है देख लीजिए, vx कहने का मतलब है यहां टाइम हो सकता है x, यहां पर डिस्टेंस हो सकता है x, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और बोलेगा कि 3 सेकंड से 5 सेकंड, मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में बोल देगा 3 सेकंड से 5 सेकंड में एवरेज स्पीड क्या है, तो यहां पर 3 सेकंड और यहां 5 सेकंड हो जाता है। इस क्वेश्चन में कह देता कि 2 मीटर से लेकर 10 मीटर में कितना डिस्टेंस एवरेज स्पीड है, तो 2 से 10 हो जाता और वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ s इंटू ds डिवाइडेड बाई ds। समझ रहे हैं बात? तो ये मेरा जनरल हो गया। कोई दिक्कत क्या है? एवरेज इसका एवरेज स्पीड का पढ़ सकते हैं आगे। चलिए, तो क्या क्या नोट करने के लिए रहा आपके पास, नोट क्या करिएगा।
इसको केवल नोट करिए, इसको नोट करिए, इसको जल्दी से देखिए। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि एन ऑब्जेक्ट फॉलो स्पीड v इक्वल टू साइन टी, v इक्वल टू साइन टी, फाइंड आउट एवरेज स्पीड इन 0 to 2 पाई सेकेंड। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन है कि एक जो रैंक लाने वाला बच्चा होगा वो पलक झपकते बनाएगा, क्योंकि उसको साइन का ग्राफ पता है। उसको क्या चीज पता है? साइन का ग्राफ पता है। उसको पता है कि साइन का ग्राफ ऐसा होता है, और उसको ये भी पता है कि 0 पाई और यहां 2 पाई होता है। और एवरेज पूछा है, तो वो एवरेज के लिए क्या करिएगा? साइन टी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी करिएगा ना, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। तो उसको पता है कि 0 से 2 पाई में जितना ऊपर आएगा उतना ही नेगेटिव में नीचे आएगा, यानी इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि जितना ऊपर आया उतना ही नेगेटिव में नीचे आया, जुट के क्या हो गया? 0। क्योंकि उसका इसका ये जो फीलिंग है ना, इसका जो ग्राफिकल अप्रोच है, इस एक्सप्रेशन का ग्राफिकल अप्रोच ये वाला है। तो उसको ग्राफ से दिख रहा है, आंख बंद किए, कह रहे ये तो साइन टी डी टी करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई, तो ग्राफ ऊपर में और जितना नीचे आएगा दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट साइन का आएगा, इसका समेशन आएगा 0, तुरंत आंसर 0। जहां पर आप सॉल्व करिएगा, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, वहां पर एक जो रैंक देता है सब ना बच्चा लोग, वो लोग मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहता है। मैथमेटिकल फिजिक्स का ये सब चीज है, सारा चीज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ये सारा फंक्शन थोड़ा बहुत जानना होता है फिजिक्स वाले बच्चों को, है खासकर नीट वाले बच्चों को। मैथ्स वाले बच्चों को तो सब चीज जानना है। अब मान लीजिए कि इसको आप बनाइएगा जैसा कि आपको टीचर पढ़ाए हैं, तो साइन टी डी टी 0 to 2 पाई करिएगा, फिर यहां पर क्या करिएगा? डी टी 0 to 2 पाई, इसको इंटीग्रेट करिएगा। तो इंटीग्रेट करिएगा तो क्या होगा? देखिए, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस टी, 0 से 2 पाई, नीचे में बचेगा 2 पाई, क्योंकि डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी, 0 से 2 पाई, तो ये क्या बच जाएगा? 2 पाई बच जाएगा ना, 2 पाई माइनस 0, 2 पाई बचेगा ना। और cos t 0 से 2 पाई को जब सॉल्व करिएगा तो माइनस cos 2 पाई का वैल्यू होता है 1, और cos 0 का भी वैल्यू होता है 1, आ गया 0, 0 बटा 2 पाई, आंसर क्या हो गया? 0। क्लियर क्या? लेकिन एक स्मार्ट बच्चा मुजवानी बना लेगा इसको, जहां पर आप इतना करिएगा वो देखिएगा कह रहे साइन टी वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन साइन एंड वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में उसको ग्राफ दिमाग में फ्लैश हो जाएगा, देखेगा इक्वल एंड ऑपोजिट साइन का एरिया बन रहा है, टोटल सम करेंगे एरिया का तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसका जो ऊपर वाला टर्म आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अब आइए, एवरेज का तो हम लोग देख लिए पूरा कहानी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड देखना है ना। चलिए, इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या है? इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, किसी क्षण किसी का, किसी इंस्टेंट पर किसी चीज का स्पीड देखना क्या कहलाता है? इंस्टैंटेनियस स्पीड। यानी बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में कोई चीज कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, उसके रेशियो को, यानी कि छोटे से टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डेल्टा एस का मतलब क्या है? चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। और डेल्टा टी का मतलब क्या है? चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब यह है कि बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल में, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में कोई गाड़ी कितना दूर आगे बढ़ गया, इन दोनों का रेशियो, यानी कि जितना दूर आगे बढ़ा, मान लीजिए 100 मीटर आगे बढ़ा,
मान लीजिए कितना आगे बढ़ा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। मान लीजिए कि 100 मीटर आगे बढ़ गया, कितना टाइम में, 0.0001 सेकेंड में। यानी कि 0.0001 सेकेंड में वो स्पीड कितना देख रहा है, देखिए 10 का पावर 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड देख रहा है। अगर कोई गाड़ी को वो देखा कि वो 100 मीटर चला गया, कितना टाइम का इंटरवल में, 0.0001 सेकेंड में, तो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड हुआ 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैवल डिस्टेंस इन ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। ये नहीं कि आधा सेकंड में देख रहे हैं, 1 सेकंड में देख रहे हैं, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। का मतलब ये होता है कि लिमिट एक लैंग्वेज की तरह से हुआ कि डेल्टा टी का वैल्यू कहां है भाई, तो जीरो के बहुत ही करीब है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली का मतलब ही आ गया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज जीरो। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज जीरो का मतलब है कि डेल्टा टी जीरो तो नहीं है, डेल्टा टी जीरो नहीं है, डेल्टा टी जीरो से जस्ट बड़ा है, जीरो से जस्ट बड़ा है। तो इतने छोटे से टाइम इंटरवल में जब हम कोई गाड़ी को चलता हुआ देख के समझते हैं और स्पीड, तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को हमेशा आप ऐसे ही लिखिएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और अगर आप चाहते हैं इतना बड़ा ना लिखें तो आप डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी ना लिखें, तो इसका छोटा रूप क्या है, डीएस बाई डी टी। इस डीएस बाई डी टी में इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है कि चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम, बट चेंज इन टाइम इज वेरी 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 स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल। नीचे वाला चीज जो रहेगा वो क्या रहेगा, dt जो रहेगा वो क्या रहेगा, इनफाइनाइटली स्मॉल रहेगा, इनफाइनाइटली स्मॉल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम डेल्टा एस 100 मीटर लिए हैं, डेल्टा टी लेकिन हम बहुत छोटा लिए हैं। ये इनफाइनाइटली स्मॉल तो नहीं है, लेकिन वेरी स्मॉल जरूर है क्या। तो बहुत हम लोग तो पढ़ाने के लिए ऐसा लिख दिए, ये लिखना भी गलत है। क्यों, क्योंकि डेल्टा टी अगर हम बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल बोल रहे हैं तो नीचे में और लिखना चाहिए था ऐसे 0.0000000001 ऐसे। यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको केवल एक अनुभव देता है। अगर आप अपने आंखों से देखिएगा किसी गाड़ी को चलते हुए और चाहिएगा कि इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कैलकुलेट कर लें, तो आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बहुत कम समय में आपको किसी चीज को देखना है कि वो चल रहा है कितना तेजी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ग्राफ से कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। मान लीजिए कि दो कार है, एक कार ए है और दूसरा कार बी है। हम आपसे बोलते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा टाइम में, बहुत ही छोटे से टाइम में, बहुत ही छोटा, ये जो टाइम है डेल्टा टी है, और ये डेल्टा टी का वैल्यू 0.00000001 सेकेंड है? बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है। आप क्या बता सकते हैं कि दोनों छोटे ही टाइम इंटरवल में दोनों का आप स्पीड का बारे में ये बता सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड ds बाई डी टी ए का बड़ा है कि ds बाई डी टी बी का बड़ा है। अगर हम आपसे पूछें कि इतने ही छोटे टाइम इंटरवल में आप हमको बताइए कि कार ए का स्पीड ज्यादा है कि कार बी का स्पीड ज्यादा है। मान लीजिए कि ये कितना बज रहा था, 2 बज रहा था, 2 PM हो रहा है, तो यहां पर कितना PM हो रहा होगा, 2 PM प्लस डेल्टा टी, ये ना हो रहा होगा। यानी कि 2 PM में आप किसी चीज को देखे, 2 PM से फिर इतना टाइम बढ़ जाइए, इतने देर में आप किसी चीज को देख के उसका क्या बताना चाह रहे हैं, स्पीड बताना चाह रहे हैं। आपको अंदाज है कि कौन किस कार का स्पीड ज्यादा होगा। तो इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, बाय हेल्प ऑफ स्लोप, बाय हेल्प ऑफ θ1 and θ2, tan theta is nothing but the limit delta t tends to 0 delta s by delta t, that is ds by dt.
स्लोप ऑफ एसटी कर्व गिव्स यू इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम, ये क्या है हमारा डिस्टेंस है और ये क्या है टाइम है, एंड tan थीटा इज ds by dt, दिस tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ st कर्व। st कर्व का जो tan थीटा होता है, स्लोप होता है, वो हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड का इंफॉर्मेशन देता है। इसके बारे में कल जो क्लास होगा वो बहुत ही गहराई में होगा, अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करके। बाकी आप लोग नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।